प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। आज आप जो है लाइट यूनिट का अंतिम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। क्योंकि इसके अगला जो चैप्टर है ध्रुवण है यानी पोलराइजेशन है, वो इस वर्ष यानी 2021 में सिलेबस में नहीं है। इसलिए यह प्रकाश यूनिट का लास्ट चैप्टर है बच्चों, विवर्तन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। आप ध्यान से समझिएगा। अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जो है ना वो हल्का सा मुड़े, आंशिक रूप से मुड़ने की प्रक्रिया को, उसी को विवर्तन कहते हैं। इसे हम इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब आप देख रहे हैं चित्रानुसार, ये जो चित्र है इसको हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये गत्ता है, ये पूरा गत्ता है। इसमें हमने एक छिद्र कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना हिस्सा थोड़ा छिद्र है। ये इस छिद्र से प्रकाश गुजर सकता है। ये समतल तरंगाग्र है, इसे आप देख रहे हैं समतल तरंगाग्र। इसे पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं तरंगाग्र के बारे में। तो अब आप समझेंगे इसको। ये छिद्र है यहाँ पर, और छिद्र से जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल जा रहा है, मुड़ रहा है। प्रकाश मुड़ गया। प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की प्रक्रिया का दूसरा नाम है बच्चों विवर्तन। ओके, तो आप इसको डिटेल समझिए। चित्रानुसार समतल तरंगाग्र का अधिकांश भाग गत्ते से परावर्तित होकर लौट जाता है। देखिए भाई, आज जैसे प्रकाश आया, यहाँ से टकराया गत्ते से, वापस लौट आया, यहाँ टकराया वापस लौट आया, यहाँ टकराया वापस लौट आया। लेकिन जो छिद्र है ये, यहाँ से प्रकाश गुजर सकता है। तो देखेंगे चित्रानुसार समतल तरंगाग्र का अधिकांश भाग गत्ते से परावर्तित होकर लौट आता है। जैसे ही तरंगाग्र का मध्य भाग छिद्र पर पहुंचता है, हाइगेंस के सिद्धांत से छिद्र एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है और इस छिद्र से गोलीय तरंगाग्र उसी चाल से आगे बढ़ता है। यानी कि समतल तरंगाग्र से बदल गया गोलीय तरंगाग्र में। आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि जब कोई प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो तो उससे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा उसका नाम होगा गोलीय तरंगाग्र। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर यह एक बिंदु स्रोत का काम कर रहा है। बिंदु स्रोत का काम कर रहा है क्योंकि प्रकाश इस पर आया, अब ये प्रकाश इस छिद्र से बाहर निकल रहा है, तो ये बिंदु स्रोत का काम कर रहा है। बिंदु स्रोत से जो प्रकाश निकलता है उससे ये गोलीय तरंगाग्र बन जाता है। ये आप लोग पहले ही तरंगाग्र चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, तरंगा उसी चाल से आगे बढ़ता है। चित्र से स्पष्ट है, छिद्र में से गुजरने पर तरंगें केवल सीधी ही नहीं निकल जाती बल्कि मुड़ भी जाती हैं। तो आप चित्र से स्पष्ट देख रहे हैं कि तरंगें कुछ मुड़ जाती हैं। इस मुड़ने की प्रक्रिया का दूसरा नाम है प्रकाश का विवर्तन। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के विवर्तन की आवश्यक शर्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है कि प्रकाश के विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है। तो केवल एक शर्त है, जो अवरोध यानी छिद्र, आप पहले देख चुके हैं। अवरोध अथवा छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अर्थात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका मतलब हो गया जो छिद्र है उसका जो आकार है वो इसी रेंज का होना चाहिए। 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर की कोटि। कोटि का मतलब ऑर्डर उसका, यानी कोटि का मतलब क्या है बच्चों, 10⁻⁻7 आना जरूरी है। इसे कोटि कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो अवरोध या छिद्र जो भी है उसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। आगे कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। ये जो निशान आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए है। विवर्तन की घटना, व्यतिकरण, जो इससे पहले आपने डिटेल में चैप्टर पढ़ा उसका नाम था व्यतिकरण। व्यतिकरण की तरह प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, प्रकाश की कौन सी घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। व्यतिकरण तो करता ही था
अब हमने क्या सीख लिया इसमें? विवर्तन। यानी व्यतिकरण और विवर्तन यह प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रदर्शित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। विवर्तन की घटना द्वारा प्रकाश तरंगों की प्रकृति, यानी हमें क्या मतलब हुआ कि विवर्तन अगर हो रहा है तो इससे हम केवल ये बता सकते हैं कि प्रकाश में तरंग का नेचर है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि प्रकाश ये अनुदैर्घ्य तरंग है अथवा अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न आता है, क्या विवर्तन की घटना से अनुदैर्घ्य अथवा अनुप्रस्थ तरंग को स्पष्ट किया सकता है? तो आप उत्तर देंगे नहीं। विवर्तन घटना से हम सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी अवरोध अथवा छिद्र द्वारा लाल रंग के प्रकाश का विवर्तन नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा अधिक होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस रंग का? यानी जो हमारे पास विबग्योर है, हाँ, लाल और नीले में अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो विवर्तन है वो किस में होगा? लाल रंग में होगा, कि उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का है ये, पतली झिर्री माने स्लिट, एक छिद्र, पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या। बच्चों पहले आपने पढ़ा था व्यतिकरण प्रतिरूप, आज पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विवर्तन प्रतिरूप। इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट है? इसके लिए हमने क्या किया, एक हमने कांच की स्लाइड प्लेट ली, उसको काला कर दिया, उसको पेंट से काला कर दिया। ओके, अब उस पर हमने एक ब्लेड लिया, उससे बारीक झिर्री खरोच दी। जैसे पूरा काला कर दिया, काले पर उस पर आप ब्लेड लीजिए, उस पर आप खुरच दीजिए, बहुत बारीक खुरच करके उस झिर्री में से, झिर्री माने जो आपने स्क्रैच किया है, झिर्री में से कुछ मीटर दूरी पर रखे जलते हुए फिलामेंट को देखते हैं। जलते हुए फिलामेंट, यानी बल्ब जला दिया, उसके फिलामेंट को देखते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन किंतु कम चौड़ी पट्टी होती हैं, जिनकी तीव्रता लगातार घटती जाती है। इसी को विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। तो बच्चों ये विवर्तन प्रतिरूप का मतलब हो गया। अब जैसे हमने कहा कि आपने इसमें क्या समझा? आपने इतना समझा, केवल सिंपल एक कांच की प्लेट ली, उसको हमने पेंट से काला कर लिया और एक ब्लेड लिया, ब्लेड से उसको स्क्रैच किया। स्क्रैच करने के बाद उसमें जो छिद्र बना है उससे क्या हुआ, जलते हुए बल्ब के फिलामेंट को देखा। फिलामेंट को देखा तो फिलामेंट के स्थान पर हमें क्या दिखाई पड़ा? एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई पड़ी, जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन किंतु कम चौड़ी की पट्टियां होती हैं, जिनकी तीव्रता लगातार घटती जाती है। तीव्रता कम हो गई और लास्ट में कम हो गई। इस पूरे को, इसी को हम कहते हैं विवर्तन प्रतिरूप। झिर्री जितनी बारीक होगी, यानी इसका मतलब क्या समझाया? इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो आपने स्क्रैच किया वो बहुत बारीक होना चाहिए। ब्लेड से स्क्रैच करना है। ब्लेड भी कितना पतला होता है, आपने देखा होगा। जितने बारीक उसका विवर्तन प्रतिरूप उतना ही अधिक फैला हुआ होगा, और उसके बीच की जो पट्टी है उतनी अधिक चौड़ी होगी। यानी इसका मतलब हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अगर आप झिर्री को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो विवर्तन प्रतिरूप बहुत हल्का हो जाएगा, हो सकता है दृश्य भी ना हो पाए। विवर्तन का होना झिर्री की चौड़ाई पर निर्भर करता बच्चों। यदि झिर्री की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की ही है, तब विवर्तन प्रतिरूप कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप पहले समझ चुके हो, जो झिर्री है, जो स्क्रैच है, वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मतलब है वही 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगर इतने मीटर का अगर हमने स्क्रैच किया है तो उससे क्या होगा? विवर्तन प्रतिरूप प्रबल होगा, यानी हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अगला पॉइंट, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। प्रकाश में विवर्तन का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति को पुष्टि करता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुख्य उच्चिष्ट यानी प्रिंसिपल मैक्सिमम। स्लिट, बार बार उसी की बात कर रहा हूं। स्लिट यानी झिर्री से निर्गत द्वितीयक तरंगिकाएं जब एक ही कला में, एक ही कला का मतलब होता है एक साथ, यानी उनके बीच में कलांतर कितना हो, 0, 2 पाई, 4 पाई अथवा हो इत्यादि हो, तब वो एक कला में होती है। ठीक है, तब यह परस्पर प्रबलित होकर केंद्रीय बिंदु पर एक दीप्त बैंड यानी ब्राइट बैंड बनाती, चमकीली पट्टी बनाती है। इस बैंड को ही मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। जैसे उच्चिष्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम,
और जब प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक हो उसी को बोलेंगे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। अब बात आती है निम्निष्ठ की। तो निम्निष्ठ क्या होता है? जब द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2 हो। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक ही कला का मतलब, समान कला का मतलब संपोषी यानी कि अधिकतम तीव्रता, और जब उनके बीच पथांतर λ/2 में विषम गुणज हो, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, उस वक्त वो दोनों तरंगिकाएं कैसी होंगी? विपरीत कला में होंगी। और विपरीत कला में होने पर क्या होगा? निम्निष्ठ होगा, यानी कि काली पट्टी प्राप्त होगी, अदीप्त पट्टी प्राप्त होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2 हो, अर्थात जब वह विपरीत कला में हो, तब वे किसी बिंदु पर अदीप्त पट्टी डार्क बैंड उत्पन्न करेंगी। इसी को निम्निष्ठ कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक यहाँ पे आ सकता है। लैम्डा क्या है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जो हमने प्रकाश को यूज किया है उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी? लैम्डा। स्मॉल डी क्या है? स्लिट की चौड़ाई, यानी जो झिर्री हमने की थी, ब्लेड से स्क्रैच किया था, उसकी चौड़ाई क्या है? स्मॉल डी है। चित्रानुसार, अब आप देखें चित्र को, यहाँ चित्र को आप समझिएगा। चित्रानुसार केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, अब देखिए साहब, ये है, बार बार फिसल जाता है, ये दोबारा करता हूं। ये यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये तीव्रता के लिए है, और एक हमने अच्छी लिया है, ग्राफ से समझने का प्रयास करें। इस पॉइंट पर क्या हुआ? तीव्रता मैक्सिमम है, इसलिए इसका नाम है मुख्य उच्चिष्ट। और इस पॉइंट पर λ/d पर तीव्रता बिल्कुल शून्य हो गई साहब, बिल्कुल जमीन पे आ गई, जीरो पे आ गई, तो इस पॉइंट को बोलेंगे निम्निष्ठ। जिस प्रकार से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में होता है, उसी प्रकार से एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। ठीक है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, अब एक पॉइंट बनता है, ये क्या होती है? तो चित्रानुसार जरा समझें। चित्रानुसार केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर सममित रूप से निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। ये सममित रूप से का मतलब क्या है? इसका मतलब है पहला निम्निष्ठ, इधर भी पहला निम्निष्ठ, इधर दूसरा निम्निष्ठ, दूसरा निम्निष्ठ, इसी प्रकार से तीसरा निम्निष्ठ, इसी प्रकार तीसरा निम्निष्ठ। तो ये सिमेट्रिकली हमको निम्निष्ठ प्राप्त होते रहते हैं। निम्निष्ठ का मतलब होता है विपरीत कला में जब तरंगिकाएं मिलेंगी तब उसे निम्निष्ठ कहेंगे, प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट अथवा इसका दूसरा नाम है मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच, देखिए साहब, ये पहला निम्निष्ठ है, ये पहला निम्निष्ठ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है यही स्मॉल डी है। ओके, केंद्रीय उच्चिष्ट अथवा मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो अब इसकी चौड़ाई सूत्र क्या बनेगा? 2λ/d कैसे आया? यानी ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड डिस्टेंस λ/d, इधर भी कितनी? λ/d, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2λ/d। इस प्रकार से निकला, यानी λ/d प्लस λ/d इक्वल टू 2λ/d। तो चौड़ाई हो गई है आपकी। यदि आप कुछ पॉइंट बना दिए हैं यहाँ पर, यदि स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल डी हो, जहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं, बैंड प्राप्त कर रहे हैं, चमकील ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, वो पर्दा होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो यदि स्लिट से दूरी पर्दे कितनी? कैपिटल डी हो, तब यही फॉर्मूले में क्या संशोधन होगा? 2λ/d इंटू कैपिटल डी। इसको और से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें निकला ये कोणीय चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 3 पे पहुँचते हैं। यदि फोकसन लेंस का मतलब क्या है? जो एक लेंस लगा होता है यहाँ पर, जैसे स्लिट बनाया, स्लिट वहाँ पर तो एक लेंस होता है जो फोकस करता पर्दे पर। यदि फोकसन लेंस फोकस एफ हो, जो कि स्लिट से काफी समीप रखा होता है, तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की देखिए चौड़ाई 2λ/d, बस इतना। इसमें एफ आ गया, एफ यहाँ पर क्या, जो लेंस हमने यूज किया था उसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यदि झिर्री की चौड़ाई स्मॉल डी कम कर दी जाए, अब देखिए फार्मूला अपने पास है, ये डी का मान कम कर दिया जाए। यदि झिर्री की चौड़ाई डी कम कर दी जाए
तो मुख्य उच्चिष्ट का फैलाव 2 लैम्डा अपॉन डी बढ़ता है। देखिए सीधी सी बात है, डी का मान जब कम करेंगे तो फैलाव क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यदि स्लिट की चौड़ाई बहुत कम है तभी उसका विवर्तन प्रतिरूप फैला हुआ हमको प्रतीत होगा। यदि स्लिट की चौड़ाई घट करके लैम्डा के बराबर हो जाए, यानी कि हम तरंगदैर्घ्य के बराबर कर दें, तो प्रथम निम्नलिखित मुख्य उच्चिष्ट से 90 डिग्री के कोण पर होगा, अर्थात पूरा स्थान मुख्य उच्चिष्ट से भर जाएगा। इसको आपको समझना है। अब यहाँ पॉइंट कैसे बन सकता है, यदि स्लिट की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में प्रथम निम्नलिखित मुख्य उच्चिष्ट से 90 डिग्री के कोण पर होगा। ये हमको समझना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो श्वेत प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप, यानी श्वेत प्रकाश जब हम डालेंगे तो विवर्तन प्रतिरूप किस प्रकार से प्राप्त होगा। यदि स्लिट को श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किया जाए तो विवर्तन प्रतिरूप में एक केंद्रीय श्वेत उच्चिष्ट होगा, जिसके दोनों ओर थोड़े से रंगीन बैंड यानी कि रंगीन पट्टियां प्राप्त होगी। तो बच्चों, श्वेत प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने एक ही प्रकाश डाला था। अब हम उस छिद्र पर श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट डालेंगे। व्हाइट लाइट का मतलब होता है उसमें विभिन्न प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती हैं। यदि स्लेट को श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किया जाए तो विवर्तन प्रतिरूप में एक केंद्रीय श्वेत उच्चिष्ट होगा, जिसके दोनों ओर थोड़े से रंगीन बैंड यानी रंगीन पट्टियां प्राप्त होंगी। सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ ये पॉइंट्स हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जैसे आपने देखा था, हमने कल वो उस पर स्क्रैच किया था, ब्लेड से स्क्रैच किया, वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यदि प्रथम निम्नलिखित थीटा कोण पर, थीटा के विवर्तन कोण पर प्राप्त हो, तब फॉर्मूला बनेगा डी साइन थीटा बराबर लैम्डा। जहाँ सब कुछ स्पष्ट है। स्मॉल डी यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई है, लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की, अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। प्रकाश की तरंग प्रकृति होते हुए भी हम लोग विवर्तन से, व्यतिकरण से हम सिद्ध कर चुके हैं कि प्रकाश के अंदर तरंग प्रकृति है, नहीं वेव नेचर है। फिर भी हमको प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता। हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रकाश स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। जब तरंग है तो स्ट्रेट लाइन कैसे कर सकता है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, प्रकाश की तरंग प्रकृति होते हुए भी वो सीधी रेखा में चलता क्यों? क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, यानी 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ये तरंगदैर्घ्य छोटी होने की वजह से हमको प्रकाश तरंग प्रकृति होते हुए भी वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। दो भौतिक घटनाएं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं, वो है व्यतिकरण और विवर्तन। दोनों चीज हमने समझ ली हैं और आगे और उसे पढ़ेंगे। ध्रुवण भी होता है, लेकिन वो कोर्स में नहीं है, इसलिए हम केवल दो पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। अब एक पॉइंट बनता है, विवर्तन की घटना प्रकाश तरंगों तरह ध्वनि तरंगों में भी होती है। इसका मतलब हो गया कि विवर्तन ध्वनि में भी होता है, व्यतिकरण भी ध्वनि में भी होता है। लेकिन आपने डिटेल में किसमें पढ़ा है? प्रकाश में पढ़ा है। तो इसके बाद इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पे है, हम लोग चैप्टर को समापन देख रहे हैं, दी एंड आ चुका है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है? कुछ अंतर है। आप लोगों ने व्यतिकरण पूरा पढ़ लिया है, विवर्तन अभी अभी समाप्त होने जा रहा है। तो पहला पॉइंट, व्यतिकरण क्या है? यह दो कला संबद्ध स्रोत S1 S2, आपको ध्यान कीजिए, यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने दो स्रोत लिए थे, S1 और S2, दोनों कला संबद्ध स्रोत थे। यह दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। यानी S1 और S2 से जब तरंगें आगे बढ़ती हैं तो अध्यारोपण होता है, उससे क्या होता है? व्यतिकरण उत्पन्न होता है। अब यहाँ विवर्तन में क्या है? यह एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। अंतर समझ में आ गया बच्चों? यह एक ही तरंगाग्र को आप पहले पढ़ चुके हो। तरंगाग्र का माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, उसे तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है।
अब दूसरा पॉइंट व्यतिकरण में क्या है, व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की होती है। आप पहले पढ़ चुके हो, व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब है चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अरित फ्रिंज हो, सबकी चौड़ाई कैसी होती है, एक समान होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की होती हैं। विवर्तन फ्रिंजें असमान चौड़ाई की होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी होगी। यही बहुत बड़ा अंतर है कि आप समझ लें इसको। व्यतिकरण फ्रिंजें एक समान चौड़ाई होंगी और विवर्तन फ्रिंजें जो है ना वो असमान चौड़ाई होगी, कोई छोटी कोई बड़ी होगी, इस तरह से। तीसरा और लास्ट पॉइंट, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजें एक ही तीव्रता की होती हैं। जितनी दीप्त फ्रिंजें होती हैं सबकी तीव्रता कैसी होती है, समान होती है। विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता धीमे धीमे घटती जाती है और हम पहले पढ़ चुके, धीमे धीमे तीव्रता काफी कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस विवर्तन चैप्टर की थ्योरी को पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। तो बच्चों, एक बार मैं बार बार फिर कहता हूँ, यूट्यूब पर हमारे जो यूट्यूब का चैनल है आर.के. गुप्ता फिजिक्स ऑनलाइन, उस पर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की थ्योरी को समझ पाते हैं। लेकिन जो हमारा जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज का मतलब होता है उस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, ये थर्ड स्टेज। इसके बाद फोर्थ स्टेज होता है आंकिक उदाहरण उस चैप्टर के और आंकिक प्रश्न। उसको भी सवालों को हल करना होता, तब चैप्टर पूरा मजबूत हो पाएगा। इसलिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर 94, मेरे बार रिपीट करता हूँ, 9412316422 है। इस पर हमें कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद हम आपको आपका नंबर फीड करेंगे। उसके बाद हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे और आप पूरे चैप्टर को हमारे चारों स्टेजों की सहायता से 100% कंप्लीट करेंगे और बोर्ड 2021 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। यही हमारा संकल्प भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।